पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहां पर इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों जीव जंतु का निवास है। इन सभी के जीवन के संतुलन को बनाए रखने के लिए पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर पानी है जो कि बड़े बड़े समुद्रों में आवेशित है। पृथ्वी के 29% भाग पर भूभाग है जिसका हम सभी को पता है कि इस भूभाग के ऊपर और नीचे क्या है, जबकि समुद्र के इस 71% भाग पर ऊपर तो हमें पानी दिखाई देता है लेकिन समुद्र के नीचे क्या है ये हमें नहीं पता। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि समुद्र के नीचे क्या है। दोस्तों, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि समुद्र और पृथ्वी आखिर बनी कैसे थी। आज से करोड़ों साल पहले अंतरिक्ष सुनसान हुआ करता था। यहाँ ना ही कोई सौरमंडल था, ना ही चांद सूरज। यहाँ कई तरह की गैसों का राज हुआ करता था। एक दिन ये सारी गैसें एक साथ टकरा गई जिससे अंतरिक्ष में एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका एक बहुत बड़ा आग का गोला बन गया जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। धमाके के कारण आग के इस बड़े गोले के चारों तरफ धूल के और आग के कई छोटे छोटे कण फैल गए। कई सालों बाद ये छोटे छोटे टुकड़े गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ने लग गए। यह प्रक्रिया हजारों सालों तक चलती रही। अब ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराकर बड़े होते जा रहे थे और सूर्य के चारों तरफ फैल रहे थे। इसी तरह इन बड़े टुकड़ों में एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी बन रहा था। अब हमारी पृथ्वी एक बड़ा आग का गोला बन चुकी थी जिसका तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। अब हमारे इस बड़े आग के गोले पर कई टुकड़े आकर गिर रहे थे जिससे पृथ्वी पर गहरे गड्ढे होते जा रहे थे। ऐसा कई सालों तक होता रहा। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर होती जा रही थी और तापमान भी कम हो रहा था। पृथ्वी की बाहरी सतह ठंडी हो चुकी थी लेकिन अंदर से गर्म होने के कारण ज्वालामुखी फटना शुरू हो गए। जब यह ज्वालामुखी फट रहे थे, इनके साथ पृथ्वी के अंदर से बहुत सारे मटेरियल, मेटल्स और कई प्रकार की गैस बाहर निकल रही थी। ये गैस बाहर निकलकर पृथ्वी के ऊपर बादल का रूप लेने लगी। धीरे धीरे ये बादल ठंडे होते गए और बहुत भारी हो गए, यानी पृथ्वी पर बारिश करने लगे। इस तरह पृथ्वी पर लंबे समय तक मूसलाधार बारिश होती रही। यह पानी भाप बनकर उड़ता और कंडेंस्ड होकर फिर पृथ्वी पर बरसता। इस तरह पृथ्वी पर हजारों साल तक बारिश होती रही। पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी फूट रहे थे तो ऊपर पानी बरस रहा था जिस कारण पृथ्वी पर आग की जगह क्रस्ट मतलब पपड़ी बन चुकी थी। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और ज्वालामुखी भी ठंडे होकर बड़ी बड़ी चट्टानों का रूप लेने लगे। पृथ्वी की सतह का तापमान अब 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। पृथ्वी पर कई आग के गोले और कणों के गिरने के कारण होने वाले गहरे गड्ढे पानी से पूरी तरह भर चुके थे जिन्हें आज हम समुद्र के नाम से जानते हैं। इस वक्त चंद्रमा भी बन चुका था जो कि हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक था। चंद्रमा के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से धरती पर पानी का तूफान आने लग गया। यह तूफान पूरी पृथ्वी को पानी से भर दिया था। समय के साथ चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता गया और पृथ्वी पर तूफान भी शांत हो गया जिससे पानी की लहरें भी शांत हो गई। चारों तरफ पानी होने के कारण धरती की सतह का तापमान सामान्य हो चुका था लेकिन धरती के अंदर अब भी गर्म लावा तबाही मचा रखा था। पृथ्वी के ठंडी होने के कारण कई उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आकर्षित होने लगे। अंतरिक्ष में ये ऐसे उल्कापिंड थे जो अपने साथ कई तरह के खनिज पदार्थ, गैसें और जमी हुई आइस आदि का संयोजन बनाए हुए थे। ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने लग गए और हजारों सालों तक यह प्रोसेस चलती रही। इन उल्कापिंडों में से ये आइस पिघलने लगी और पृथ्वी पर वापस से बारिश होने लगी। ये उल्कापिंड अपने साथ पानी में कार्बन और एमिनो एसिड जैसे खनिज तत्व भी बरसा रहे थे। ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पौधों में पाए जाते हैं। उल्कापिंड पानी में 3000 मीटर नीचे तक चले जाते थे जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी। धीरे धीरे ये उल्कापिंड ठंडे होकर पृथ्वी के अंदर जमने लगे और उधर पृथ्वी के अंदर का लावा अभी भी ज्वालामुखी के रूप में
बाहर आ रहा था। जब ये ज्वालामुखी शांत होने लगे उसके बाद ये कई बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में दिखने लगे, जो बाद में छोटे छोटे द्वीप बन गए। ज्वालामुखी की इन दरारों में पानी जाने लगा और पानी में एक केमिकल सूप बनने लग गया। इन केमिकलों में रिएक्शन होने से माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। अब तक पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। पानी के अंदर कई ज्वालामुखी शांत हो चुकी थी, जो कि चट्टानें बन चुकी थी। इन चट्टानों पर बैक्टीरिया के कारण छोटे छोटे पत्ते उग रहे थे, जो कि सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाने लगे थे। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये बैक्टीरिया भोजन बनाने के साथ ही एक बायो प्रोडक्ट छोड़ते थे, जो कि ऑक्सीजन गैस होती थी। कई सालों बाद सारा समुद्र ऑक्सीजन गैस से भर गया। अब पानी की लहरों के साथ ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव होने लगा। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हमारी पृथ्वी और समुद्र कैसे बने। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र के अंदर क्या क्या होगा। अगर हम समुद्र की गहराई में जाएं तो क्या क्या देखने को मिलेगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाएंगे हमें कई चीजें देखने को मिलेगी। अद्भुत समुद्री जीव जंतु। समुद्र के नीचे दो प्रकार के जीव रहते हैं, पौधे और प्राणी। समुद्र के नीचे की दुनिया हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा विचित्र और रहस्यों से भरी हुई है। मछली को समुद्र का प्रमुख जीव माना जाता है। यहाँ रहने वाली ब्लू व्हेल की जीभ का वजन ही हाथी के वजन के बराबर होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लू व्हेल कितनी बड़ी होगी। ब्लू व्हेल के अलावा समुद्र के नीचे विशालकाय व्हेल, अंटार्कटिक स्लीपर शार्क, शिकारी स्पर्म व्हेल, चमकीली मछलियाँ, डरावनी दिखने वाली ड्रैगन मछलियाँ, रंग बदलने वाली मछलियाँ, पारदर्शी मछली, जेली फिश, स्टार फिश आदि हजारों मछली की प्रजातियाँ रहती है। इसके अलावा यहाँ अनाकोंडा जैसे सांपों की भी कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ कई रंग बदलने वाले सांपों के साथ साथ जहरीले सांप भी रहते हैं, जो इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ डरावनी सूंडों वाले तरह तरह के ऑक्टोपस भी रहते हैं। हजारों प्रजातियों के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, केकड़े और करोड़ों की संख्या में झींगे रहते हैं, जो कि समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में 2 लाख से अधिक प्रजातियों वाले जीव जंतु विचरण करते हैं। बैक्टीरिया की 35,000 प्रजातियां, वायरस की 5,000 और एक कोशिकीय पौधों की करीब 1.5 लाख प्रजातियां विचरण करती हैं। समुद्री गुफाएं। समुद्र में भूकंप और ज्वालामुखी के कारण हजारों तरह की सुरंगें बनी हुई है। ये सुरंगें पानी से भरी हुई है। इनका पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी सुरंग का मजा ले सकते हैं। चीन में स्थित रेनबो केव हजारों सालों पहले समुद्र में डूबी हुई थी। समुद्र का जलस्तर कम होने के कारण यह गुफा अब बहुत खूबसूरत दिखती है। इस गुफा के अंदर एक रोमांटिक नदी भी बहती है, जिसकी लंबाई 240 मीटर है। समुद्री पर्वत। अब तक आपने धरती के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट का ही नाम सुना होगा, जो कि समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊंचा है। लेकिन समुद्र के अंदर इससे भी ऊंचा एक पर्वत है, जिसे मोना किया माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत की कुल ऊंचाई 10,205 मीटर है, जो कि समुद्र तल से 4,205 मीटर ऊंचा और समुद्र के तल से 6,000 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। इसी तरह समुद्र के नीचे कई हजारों छोटे बड़े पर्वत हैं। अब तक 1 लाख समुद्री पर्वतों का पता लगाया जा चुका है। इन पर्वतों की ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। समुद्री नदियाँ। यह तो हम सभी जानते हैं कि नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती है, पर जब आपको पता चले कि समुद्र की गहराइयों में भी नदियाँ बहती हैं। मैक्सिको के पास समुद्र के नीचे सिनोते एंजेलिना नाम की नदी समुद्र में 110 फीट नीचे बहती है। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी नदी बहती है, जो कि समुद्र से 100 फीट नीचे बहती है। सबसे गहरी जगह। यूं तो समुद्र को बहुत गहरा माना जाता है। मानव निर्मित पनडुब्बियां भी आमतौर पर 600 मीटर तक की गहराई पर ही रहती है। वहीं इंसान अगर बिना ऑक्सीजन के समुद्र में 1 किलोमीटर से नीचे जाता है तो उसके लंग्स फट सकते हैं। पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना ट्रेंच को सबसे गहरी जगह माना जाता है। यहाँ पर सबसे गहरे पॉइंट को चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, जो कि 10,920 मीटर गहरा है। समुद्र की इस गहरी जगह पर हमेशा इतना ज्यादा अंधेरा रहता है
कि स्पेशल चश्मा पहनना पड़ता है। यहाँ पानी का दबाव ज्यादा होने के कारण इस जगह को खतरनाक माना जाता है। इस वजह से चैलेंजर डीप तक कुछ ही लोग जा पाए हैं। इस तरह समुद्र अपनी गहराइयों में कई रहस्य छुपा कर बैठा है जो अभी तक हमारे वैज्ञानिकों की खोज से दूर है। जय हिंद, जय भारत।